हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 10 सोशल स्टडीज़ का एक चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग हमें नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे किसी भी स्टेट में किस तरीके से पावर की गवर्नमेंट की पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है। पावर को शेयर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें जानते हैं अगर हम किसी एक नेशन की बात करें तो नेशन में बहुत सारे टाइप की कम्युनिटीज़ और बहुत सारे टाइप के सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब उन कम्युनिटीज़ और सोशल ग्रुप में किसी वजह से अगर डिवीज़न आ जाता है या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए और उस स्टेट में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमें पावर शेयरिंग पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो पावर शेयरिंग ही है। डिवीज़न ऑफ पावर डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी स्टेट में पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जानने के लिए हमने यहाँ पे दो स्टेट की मदद ली, दो स्टेट की केस स्टडीज़ हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे स्टेट टर्म रेफ़र कर रहा हूँ कंट्री के लिए, सो प्लीज़ माइंड दैट। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेल्जियम के बारे में और दूसरी जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। तो बेल्जियम को पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि बेल्जियम कहाँ पे है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम इंडिया में वेस्ट की तरफ जाते हैं इंडिया से तो यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी कंट्री आपको दिख रही होगी यहाँ पे, बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो चारों तरफ से सराउंडेड है चार कंट्रीज से। पहली जो कंट्री है वो है नेदरलैंड, दूसरी जो कंट्री है वो है जर्मनी, तीसरी जो कंट्री है वो है फ्रांस, और चौथी एक और कंट्री है छोटी सी, शायद यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा होगा, ये रहा, ये है लग्जमबर्ग। तो ये चार कंट्रीज से बेल्जियम गिरा हुआ है। बेल्जियम को हम कंपेयर करते हैं इंडियन स्टेट हरियाणा से। वापस से आते हैं। तो बेल्जियम जैसा कि अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा छोटी कंट्री है, यूरोप की एक स्मॉलेस्ट कंट्री है बेल्जियम, ठीक है, जिसे हम हरियाणा स्टेट से कंपेयर करते हैं। अगर हम बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम चार स्टेट से सराउंडेड है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, है ना। इन चार स्टेट से ये सराउंडेड है। लग्जमबर्ग ये हमारा आखिरी स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखें तो बेल्जियम जो है वो एथनिक कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। एथनिक कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि उस स्टेट में रिलीजन के बेसिस पे कितने प्रकार के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बेल्जियम में 59% जो पॉपुलेशन रहती है वो डच स्पीकिंग है, और उसके अलावा जो 40% जो पॉपुलेशन रहती है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। तो हमने क्या देखा, 59% जो वहाँ की पॉपुलेशन है, 59 जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकिंग, और 40% जो पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच स्पीकिंग। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। फ्लेमिश रीजन में आपको बता देता हूँ फ्लेमिश रीजन क्या है। तो नीचे हम आते हैं मैप पे। तो मैप में आप शायद देख सकते हैं कि ये जो येलोइश रीजन है, ये बेल्जियम का मैप है। तो येलोइश रीजन जो है जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न रीजन, और नीचे वाला जो रेडिश रीजन है वो है सदर्न रीजन। तो बेल्जियम जो इसका जो येलोइश रीजन है, जो नॉर्दर्न रीजन है, इस नॉर्दर्न रीजन को हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, और जो सदर्न रीजन था उसे हम कहते हैं वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो 59% पॉपुलेशन जो है यहाँ की, 59% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 59% पॉपुलेशन वो है यहाँ की डच स्पीकिंग, 40% पॉपुलेशन जो है फ्रेंच स्पीकिंग है। लेकिन शायद आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे एक छोटा सा ऑरेंजिश रीजन है, ये बेल्जियम का कैपिटल है जिसे बोला जाता है ब्रुसेल्स। क्या बोला जाता है जिसे? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन पूरी कंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़रा, ब्रुसेल्स में 80% जो पॉपुलेशन रह रही है ब्रुसेल्स की वो फ्रेंच स्पीकिंग है।
अब देखिए पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो सिर्फ 40% है, लेकिन सिर्फ ब्रुसेल्स में, सिर्फ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रुसेल्स में, अगर ब्रुसेल्स में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 लोग में से ब्रुसेल्स एक शहर है जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, और अगर वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं तो उन 100 लोगों में से 80 लोग जो हैं, 80 लोग जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20 लोग जो हैं वो डच स्पीकिंग है या डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो सिर्फ ब्रुसेल्स का हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे देखें तो फ्रेंच जो है कम्युनिटी वो भले ही यहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन कंपैरेटिवली डच से ये काफ़ी ज़्यादा रिच है, पावरफुल है। इसका कारण जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ होगा, बेल्जियम में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ होगा, तो फ्रेंच को उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल गया, लेकिन डच को उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उतना ज़्यादा, या एजुकेशन का उतना ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस मिल नहीं पाया। वो उतने ज़्यादा एजुकेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए किसी वजह से, जिसके बाद 1950s और 1960s में बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आने लगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने डिफरेंसेस को दूर करने के लिए वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कैसे किया वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया। इसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। ठीक है, कि श्रीलंका में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो किस तरीके से किया गया। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ मैप में, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैप देखा था, एक बार फिर से मैं आपको श्रीलंका बता देता हूँ कि मैप में कहाँ पे है श्रीलंका। अगेन ये है हमारा प्यारा भारत। नीचे साइड आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, ये आइलैंड है श्रीलंकन, श्रीलंकन स्टेट और श्रीलंकन कंट्री। ठीक है, श्रीलंका तो आपने देख लिया मैप में। अब अपन देख लेते हैं कि श्रीलंका एथनिकल कंपोजिशन कैसा था। श्रीलंकन स्टेट की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, इंडिया से कुछ ही दूर पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं श्रीलंकन स्टेट में दो प्रकार के एथनिक कंपोजिशन थे। पहला था सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है, जो कि 74% थी, और दूसरी थी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि थी 18%। सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी 74%, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी 18%। लेकिन अगर आप इस 18% में तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के 18% को अगर आप थोड़ा सा और एलॉबरेट करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि उन 18% में से जो 13% थे वो तो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स यानी कि वहीं के नेटिव ही, है ना। लेकिन बाकी जो तमिल्स थे, बाकी जो वहाँ पे तमिल्स थे, 5% जो बाकी वहाँ के तमिल्स थे वो इंडियन तमिल्स थे, जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे वहाँ पे किसी वजह से वहाँ पे पहुँच गए थे बिजनेस करने के लिए या फार्मिंग वगैरह के लिए, जो भी रीज़न रहा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो इंडियन तमिल्स के अलावा जो बाकी जो कम्युनिटी रहती है, ठीक है, वो बाकी थोड़ी बहुत कम्युनिटी थी, वो मुस्लिम्स हों या फिर वो क्रिश्चियनिटी हो या फिर वो दूसरे और किसी रिलीजन के हों, तो ये वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था। इसको हम थोड़ा सा और एलोब्रेट करके अगर हम देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं
कि जो यहाँ पे तमिल कम्युनिटी है, नेटिव तमिल कम्युनिटी तो ये वाले रीजन में रहा करती थी, ठीक है, ये वाले रीजन में रहा करती थी। लेकिन जो बाकी जो तमिल्स हैं, है ना, बाकी जो ये वाला जो पूरा जो रीजन है वो तो सिन्हालास का तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन बाकी जो इंडियन तमिल्स जो थे, है ना, वो इंडियन तमिल्स, ये नीचे वाले जो रेडिश रीजन आपको जो दिख रहा है ना, वो इंडियन तमिल्स का था, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ का एथनिकल कंपोजिशन था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि दोनों देश का एथनिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल अलग, मतलब लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। दोनों देश में अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी रहती है। दोनों देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि मेजॉरिटी में है। जैसे कि बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी। सिन्हालास के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि सिन्हालास जो हैं वो, इनकी लैंग्वेज तो सिन्हाला कहते हैं, लेकिन ये बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि दोनों देश बहुत छोटे छोटे देश हैं, है ना। दोनों देश में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। दोनों देश में गवर्नमेंट में ऑब्वियसली बात है डाइवर्सिटी होती है, तो मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए दोनों देश ने अलग अलग मेथड्स को अपनाया। देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा था, कौन सा मेथड किस तरीके का मेथड उन्होंने अपनाया, ठीक है। और आगे का जो टॉपिक है कि वहाँ पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो श्रीलंका में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, है ना, मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बेल्जियम में किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे।